कैसी विडंबना है कि दिल्ली में 400, 500, 600 AQI के बाद 250 AQI में ऐसा लग रहा है मानो हवा कितनी साफ और आसमान कितना नीला हो गया है। सरकार और प्रशासन शायद यही सोचते होंगे कि जनता को इतने बुरे हालात दिखा दो कि कम बुरे हालात ही उन्हें अच्छे लगने लगे और फिर वो साल भर प्रदूषण के मुद्दे को भूल ही जाएं। जबकि AQI 100 भी हो जाए तो भी हमारी सेहत के लिए खतरनाक ही है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं खबरें अनकही। खबरें जिन्हें जानना ही नहीं समझना भी जरूरी है। आज हम बात करेंगे तृणमूल कांग्रेस के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के एक ऐसे बयान की जिसने ममता बनर्जी को जरूर परेशान किया होगा, और बंगाल की उन महिलाओं की जिनके लिए SIR एक बड़ी चुनौती बन गया है। आप जानते ही होंगे कि गोवा के नाइट क्लब बर्ज के फरार मालिकों के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ब्लू, रेड, ब्लैक इन नोटिस का मतलब क्या होता है? मैं बताऊंगी आज आपको। और साथ ही हम जानेंगे कि इंडिगो क्राइसिस के बाद अब एयरलाइंस को क्या निर्देश दिए गए हैं। और हाँ, एक अच्छी खबर UPI से जुड़ी हुई। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने क्या कहा है भारत के UPI के बारे में, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो हमेशा की तरह बहुत काम की खबरें लेकर आई हूं। खबरें अनकही में जुड़े रहिए, सुनिए, देखिए और समझिए। TMC के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर, एक ऐसा नाम जो इन दिनों ममता बनर्जी के माथे पर चिंता की लकीरें ला रहा है। हुमायूं कबीर ने एक ऐसा बयान दिया है जिसने बंगाल के पूरे सियासी गणित को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने साफ कहा कि वो बंगाल के ओवैसी हैं। सुनने में ये साधारण तुलना लग सकती है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वो अकेले नहीं लड़ेंगे, बल्कि पूरे राज्य में 135 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। 135 सीटें, सोचिए, 294 सीटों वाली विधानसभा में अगर कोई एक नई ताकत 135 सीटों पर चुनाव लड़ती है तो इसका सीधा असर किस पर होगा? सीधा जवाब है ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर। तो आज मैं आपको समझाऊंगी कि आखिर हुमायूं कबीर की ये चुनौती ममता दीदी के लिए खतरनाक क्यों है। बंगाल का वो 27 से 30% मुस्लिम वोटर जो अब तक TMC का सबसे मजबूत किला था, क्या वो अब दरक रहा है? और सबसे जरूरी बात, इस पूरी लड़ाई में बीजेपी को कैसे फायदा हो सकता है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर हुमायूं कबीर हैं कौन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की भरतपुर सीट से विधायक हैं। इनका सियासी सफर किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। एक वक्त कांग्रेस के खास सिपाही, तो कभी बीजेपी के उम्मीदवार और फिर TMC के विधायक। लेकिन इनकी असली पहचान इनके तीखे और विवादित बोल हैं। अभी हाल ही में इन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की हूबहू नकल बनाने की नींव रखकर एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। इसके बाद ही इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए निलंबित कर दिया गया। ये अक्सर ऐसे बयान देते हैं जो सीधे हेडलाइंस बन जाते हैं, चाहे वो विरोधियों को धमकाना हो या फिर अपनी ही सरकार को चुनौती देना। और अब निलंबन के बाद ये TMC के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अब बात करते हैं उस वोट बैंक की जिसके दम पर हुमायूं कबीर ममता बनर्जी को चुनौती दे रहे हैं। 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी लगभग 27% है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। हालांकि कुछ हालिया दावे और अनुमान इसे 30 से 40% के बीच बताते हैं। अब ये कोई छोटा आंकड़ा तो है नहीं। किसी भी राज्य में सरकार बनाने या गिराने के लिए इतना आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। पिछले कई चुनावों से हमने देखा कि ये पूरा का पूरा वोट बैंक एक मुश्त होकर TMC की झोली में जाता रहा है। ममता बनर्जी की राजनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी समीकरण पर टिका है। अगर आप बंगाल का नक्शा देखें तो मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तरी दिनाजपुर जैसे जो जिले हैं जहां मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, हुमायूं कबीर का जो दावा है कि वो 135 सीटों पर लड़ेंगे, वो इन्हीं जिलों को टारगेट कर रहा है। अब सवाल उठता है कि हुमायूं कबीर अचानक इतने कॉन्फिडेंस में क्यों हैं और वो खुद को बंगाल का ओवैसी क्यों कह रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा।
आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी ने भी बंगाल में एंट्री की थी। उनकी पार्टी AIMIM ने बहुत शोर मचाया था, रैलियां की थी, लेकिन जब नतीजे आए तो उनका खाता भी नहीं खुला। ओवैसी के फेल होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि बंगाल का वोटर उन्हें बाहरी नेता मानता था। उन्हें लगा कि ये हैदराबाद से आए हैं, वोट काटेंगे और चले जाएंगे। लेकिन हुमायूं कबीर का मामला अलग है। हुमायूं कबीर बंगाल की मिट्टी के ही नेता हैं। वो TMC में रहे हैं, मंत्री रहे हैं और जमीनी स्तर पर उनकी पकड़ है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प पेच है। हुमायूं कबीर जानते हैं कि ओवैसी के पास बोलने की कला है, एक नेशनल अपील है, लेकिन उनके पास बंगाल में जमीन नहीं है। वहीं कबीर के पास जमीन है, लेकिन वो उतना बड़ा चेहरा नहीं है। इसलिए खबरें आ रही हैं कि इस बार ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं, यानी गठबंधन कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये गठबंधन हो गया तो क्या होगा? एक तरफ लोकल नेता की पकड़ और दूसरी तरफ ओवैसी का फायर ब्रांड अंदाज। ये कॉम्बिनेशन ममता बनर्जी की उस वोट बैंक में सेंध लगा सकता है जिसे वो अपनी जागीर समझती है। अगर इन दोनों ने मिलकर 10 से 15% वोट भी काट लिए तो कई सीटों पर TMC का खेल बिगड़ जाएगा। हालांकि फिलहाल AIMIM ने हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है, लेकिन राजनीतिक दलों का क्या भरोसा कब पलट जाए। अब हम इस मुद्दे के सबसे कड़वे सच पर बात करते हैं, जिसे अक्सर न्यूज में कम दिखाया जाता है। बंगाल में इतनी बड़ी मुस्लिम आबादी होने के बावजूद क्या आपको कोई ऐसा एक बड़ा मुस्लिम चेहरा याद आता है जिसका पूरे राज्य में प्रभाव हो? शायद नहीं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि TMC ने मुस्लिम वोट तो खूब लिए, लेकिन कभी किसी मुसलमान नेता को इतना बड़ा नहीं होने दिया कि वो पार्टी के लिए चुनौती बन जाए। आज बंगाल के मुसलमानों के मन में ये सवाल घर कर रहा है कि हमारा वोट तो ले लिया, सरकार भी हमारी मदद से बनती है, लेकिन लीडरशिप में हमारा हिस्सा कहाँ है? हुमायूं कबीर इसी दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं। वो जनता के बीच जाकर यही कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ वोटर बनाकर रखा गया है, नेता नहीं बनने दिया गया। वो इमोशन और लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि मुस्लिम वोटर्स को TMC से तोड़ा जा सके। लेकिन ममता बनर्जी की मुश्किलें सिर्फ हुमायूं कबीर तक सीमित नहीं है। यहाँ एक और बड़ा फैक्टर काम कर रहा है, जिसे हम घुसपैठ या इन्फिल्ट्रेशन का मुद्दा कहते हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगाती रही है कि बंगाल में जो TMC का वोट बेस है, उसमें बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए शामिल हैं। बीजेपी का कहना है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है और ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता बचाने के लिए इन अवैध लोगों को पनाह दी है। इसे अगर हम SIR से जोड़कर देखें तो ये ममता बनर्जी के लिए दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ बीजेपी इस मुद्दे को उठाकर हिंदू वोटों को अपने पक्ष में एकजुट कर रही है। वो कह रहे हैं कि देखो डेमोग्राफी बदल रही है। दूसरी तरफ अगर ममता बनर्जी खुद को सेक्युलर साबित करने के लिए मुस्लिम वोटों पर ज्यादा फोकस करती हैं तो हिंदू वोटर उनसे छिटक सकता है। और अगर हुमायूं कबीर और ओवैसी साथ में मैदान में आ गए तो ममता दीदी को ये साबित करने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि वो ही मुसलमानों की असली हितैषी हैं। और वो जितना ज्यादा इस तरफ झुकेंगी, बीजेपी को उतना ही बड़ा मौका मिलेगा ये कहने का कि देखिए दीदी सिर्फ एक खास समुदाय की चिंता कर रही हैं। वैसे भी दीदी की यही छवि सालों से रही है। चलिए अब थोड़ा गणित समझ लेते हैं। मान लीजिए एक विधानसभा सीट पर 2 लाख वोटर है। वहां जीत और हार का अंतर 5 से 10 हजार वोटों का है। अगर हुमायूं कबीर की पार्टी वहां खड़ी होती है और सिर्फ 10 से 15 हजार मुस्लिम वोट भी काट लेती है तो इसका सीधा नुकसान किसको होगा? तृणमूल कांग्रेस को। और ममता के वोट कम होने का सीधा मतलब है बीजेपी की जीत। बिहार के चुनाव में हमने यही देखा। वहां ओवैसी की पार्टी ने तेजस्वी यादव के वोट काटे और फायदा एनडीए को हुआ। हुमायूं कबीर शायद बंगाल में यही करने की तैयारी कर रहे हैं। ये 135 सीटों का आंकड़ा भी बहुत सोच समझ कर चुना गया है। ये वो सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटर या तो बहुमत में है या फिर निर्णायक भूमिका में। हुमायूं कबीर जानते हैं कि वो सरकार नहीं बना सकते। उनका मकसद शायद सरकार बनाना है भी नहीं। उनका मकसद है अपनी ताकत दिखाना ताकि भविष्य में कोई भी उन्हें नजरअंदाज न कर सके। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? ममता बनर्जी भी कच्ची खिलाड़ी तो है नहीं। हालांकि लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि कहीं हुमायूं कबीर भी बीजेपी की बी टीम तो नहीं है। अक्सर जब भी कोई ऐसी पार्टी खड़ी होती है जो सत्ताधारी पार्टी का वोट काटती है तो उस पर विपक्षी पार्टी की मदद करने का आरोप लगता है।
इस पूरे सियासी ड्रामे का असर सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, ये बंगाल के सामाजिक ताने बाने पर भी असर डालेगा। जब राजनीति में धर्म और समुदाय की बातें इतनी हावी हो जाती हैं, तो आम मुद्दे जैसे रोजगार, शिक्षा और विकास की आवाज दब जाती है। हुमायूं कबीर का ये दांव अगर चल गया तो बंगाल की राजनीति हमेशा के लिए बदल जाएगी। फिर शायद हर चुनाव में एक अलग मुस्लिम मोर्चा बनेगा जो अपनी शर्तों पर वोट देगा, और अगर दांव फेल हुआ तो ये साबित हो जाएगा कि बंगाल में ममता बनर्जी के नाम का जादू अब भी बरकरार है और वोटर बटने को तैयार नहीं है। कुल मिलाकर स्थिति बहुत दिलचस्प है। 135 सीटें, एक पुराना बागी साथी, घुसपैठियों को लेकर बीजेपी के हमले और एसआईआर से वोट बैंक में कटौती। ममता बनर्जी चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही हैं। देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है। हुमायूं कबीर का चुनाव में खड़ा होना गलत नहीं है, लेकिन सवाल टाइमिंग और मकसद का है। अगर ये लड़ाई से वोट बैंक के बंटवारे की है तो इसमें जनता का भला कम और नेताओं का फायदा ज्यादा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। बंगाल चुनाव की बात हुई है तो एसआईआर की बात भी कर लेते हैं। जरा सोचिए, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी आपके घर आते हैं और आपसे आपकी पहचान के सबूत मांगते हैं। एक आम परिवार आसानी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बीएलओस को दिखा देता है, लेकिन कोलकाता के सोनागाछी की उन हजारों महिलाओं का क्या, जिनकी ना कोई पहचान है, ना अपना कोई घर है, ना परिवार और ना ही कोई पुराना इतिहास। आज मैं इन्हीं इनविजिबल वोटर्स की बात करूंगी जो बंगाल की वोटर लिस्ट से गायब होने की कगार पर है। आप में से जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि सोनागाछी कोलकाता का रेड लाइट एरिया है। पश्चिम बंगाल का सोनागाछी एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया, जहां करीब 10 से 12,000 सेक्स वर्कर्स रहती हैं। लेकिन इनकी कहानी आम वोटर्स जैसी नहीं है। इनमें से ज्यादातर महिलाएं वो हैं जिन्हें बचपन में ही तस्करी यानी ट्रैफिकिंग करके यहां लाया गया था। बहुत सी महिलाएं नेपाल या बांग्लादेश के बॉर्डर पार करके अलग अलग हालातों में यहां पहुंची। इनके पास ना तो अपने पिता का नाम है, ना गांव का पता और ना ही 2003 का कोई पुराना कागज। कई ऐसी हैं जो घरेलू हिंसा या जुल्म से तंग आकर अपने ही परिवार से भागकर यहां आई। जिस परिवार से वो जान बचाकर भागी, आज 20 साल बाद सरकार उनसे उसी परिवार के कागज मांग रही है। जब ये अपना घर बार, अपनी पहचान सब कुछ पीछे छोड़ आई, तो भला इनके पास पुराने डॉक्यूमेंट्स कैसे मिलेंगे? कागजों से आगे बढ़े तो ग्राउंड पर हालात और भी मुश्किल है। रेड लाइट एरिया में एक आम घर की तरह वेरिफिकेशन नहीं हो सकता। सोनागाछी में सेक्स वर्कर्स अक्सर किराए के छोटे कमरों में रहती हैं और जगह बदलती रहती हैं। यहाँ मकान मालिक कतई नहीं चाहते कि पुलिस या चुनाव अधिकारी उनके दरवाजे पर आए और पूछताछ करें। अक्सर देखा गया है कि जैसे ही वेरिफिकेशन की बात आती है, बदनामी के डर से या पुलिस के झमेले से बचने के लिए मकान मालिक इन महिलाओं को घर से निकाल देते हैं। यानी वोट बचाने की कोशिश में उनके सर से छत छीनने का खतरा पैदा हो जाता है। ऐसे में एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन का सही पता वेरीफाई करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इस समस्या का एक हल 2007 में निकाला गया था, जो अपने आप में एक मिसाल है। जब इन महिलाओं के पास बिजली का बिल या राशन कार्ड नहीं था, तब इनकी अपनी संस्था दरबार महिला समन्वय कमेटी ने एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी। इनकी अपनी कोऑपरेटिव बैंक उषा बैंक की पासबुक को ही इनका एड्रेस प्रूफ मान लिया गया था। यह भारत के इतिहास में शायद पहली बार था जब एक बैंक की पासबुक ने हजारों महिलाओं को वोटर बना दिया था। लेकिन अब 2025 के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में डर यह है कि क्या वो पासबुक आज भी मान्य होगी या फिर लेगेसी डेटा के नाम पर उस पुरानी जीत को खारिज कर दिया जाएगा। ये डर सिर्फ सेक्स वर्कर्स को नहीं, बल्कि उन डांसर्स और परफॉर्मर्स को भी है जो इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। हालांकि अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी है। अच्छी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने इस बार इनकी मजबूरियों को समझा है। रेड लाइट एरिया में साधारण घर घर विजिट के बजाय स्पेशल कैंप्स लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि अगर पुराना कोई भी डॉक्यूमेंट जैसे वो पासबुक मौजूद है तो नाम नहीं काटा जाएगा, लेकिन जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है तो वो चुनाव आयोग के रडार पर रहेगा। मकसद यह है कि कोई भी असली नागरिक सिर्फ इसलिए लिस्ट से बाहर ना हो जाए क्योंकि उसका पेशा या उसकी रिहाइश सामान्य नहीं है। आयोग और सामाजिक संस्थाएं मिलकर काम कर रही हैं ताकि इन महिलाओं को दोबारा अपनी नागरिकता साबित करने के लिए संघर्ष ना करना पड़े।
ये मुद्दा हमें एक बहुत गहरी बात सोचने पर मजबूर करता है। एक आदर्श लोकतंत्र वो नहीं है जो सिर्फ नियमों की किताब से चले, बल्कि वो है जो समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर खड़े इंसान को भी गले लगाए। सोनागाछी की महिलाएं भले ही समाज की नजरों से दूर अंधेरे में रहती हों, लेकिन वोट डालने वाली लाइन में उनकी जगह भी उतनी ही पक्की होनी चाहिए जितनी आपकी और हमारी। अगर ये रिवीजन प्रोसेस उन्हें बाहर कर देता है तो ये सिर्फ उनकी हार नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था की भी हार होगी, लोकतंत्र की भी हार होगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या नियमों में थोड़ी ढील दी जानी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर भेजें। गोवा में एक बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। बर्च बाय रोमियो लेन नाम के क्लब में आग लगी, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। ये खबर अपने आप में दिल दहला देने वाली है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला है। इस क्लब के मालिक लूथरा ब्रदर्स गौरव और सौरभ हादसे के कुछ ही घंटों के अंदर देश छोड़कर थाईलैंड भाग गए। अब सवाल उठता है कि जब अपराधी दूसरे देश में जा छिपा हो तो हमारी पुलिस क्या कर सकती है? क्या वो थाईलैंड जाकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है? तो जवाब है सीधे तौर पर नहीं। यहीं पर एंट्री होती है इंटरपोल की। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि लूथरा ब्रदर्स के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। पर ये नोटिस आखिर है क्या? क्या इसका मतलब गिरफ्तारी वारंट है? और इंटरपोल के पास ऐसे कौन कौन से रंगीन नोटिस होते हैं जो दुनिया भर के अपराधियों को पकड़ने के काम आते हैं? आज मैं आपको बेहद आसान तरीके से इंटरपोल की दुनिया और उसके 7 रंगों का मतलब समझाऊंगी। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंटरपोल यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कोई पुलिस स्टेशन नहीं है और ना ही इनके पास अपनी कोई जेल या हथकड़ी होती है। ये एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी है जिसके स्टाफ में सभी मेंबर देशों से आए पुलिस अधिकारी शामिल होते हैं। आप इसे दुनिया भर की पुलिस का एक बहुत बड़ा और सुरक्षित इंफॉर्मेशन नेटवर्क समझ सकते हैं। जैसे हमारे मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप में हम संदिग्ध लोगों की फोटो शेयर करते हैं, वैसे ही इंटरपोल के जरिए 196 सदस्य देश आपस में जुर्म और मुजरिमों की जानकारी शेयर करते हैं। भारत में सीबीआई ही वो एजेंसी है जो इंटरपोल से बात करती है। इंटरपोल का एक मुख्य काम नोटिस जारी करना है और लापता या फरार व्यक्तियों के बारे में सदस्य देशों को अलर्ट करना है। हालांकि देशों को इन नोटिस का पालन करना अनिवार्य नहीं है, फिर भी वो अक्सर इन्हें किसी की गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के वारंट के रूप में मानते हैं। इंटरपोल के नोटिस 7 तरह के होते हैं: रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल। मतलब 7 रंगों वाला पूरा इंद्रधनुष। हर रंग का एक खास मकसद है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ब्लू कॉर्नर नोटिस की बात कर लेते हैं, जो लूथरा ब्रदर्स के लिए जारी किया गया है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब पुलिस को किसी अपराधी को ढूंढना होता है। अभी पुलिस को पक्का पता करना है कि लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड में ठीक किस जगह पर हैं। उनकी पहचान और लोकेशन कंफर्म करनी है। यानी ब्लू नोटिस का मतलब है ये आदमी हमारे लिए जरूरी है, बताओ ये कहां छिपा है। ये गिरफ्तारी का वारंट नहीं, बल्कि तलाश का नोटिस है। इंटरपोल ने आईपीएल के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी के खिलाफ भी ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। अब भारत सरकार ललित मोदी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग कर रही है। जनवरी 2020 में इंटरपोल ने भगोड़े स्वयंभू धर्मगुरु नित्यानंद का पता लगाने में मदद के लिए एक ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया था। अब रेड कॉर्नर नोटिस, ये सबसे पावरफुल और मशहूर नोटिस है। ये तब जारी होता है जब पुलिस को पता है कि मुजरिम कौन है और उसे गिरफ्तार करके वापस अपने देश लाना है। ये एक तरह का इंटरनेशनल गिरफ्तारी वारंट है। जैसे नीरव मोदी, मेहुल चौकसी या दाऊद इब्राहिम के मामलों में आपने इस नोटिस का नाम सुना होगा। जब लूथरा ब्रदर्स की लोकेशन पक्की हो जाएगी और कानूनी कागज तैयार होंगे तो ब्लू नोटिस रेड नोटिस में भी बदल सकता है। येलो कॉर्नर नोटिस, ये गुमशुदा लोगों के लिए जारी किया जाता है, खासकर बच्चों के लिए। अगर कोई बच्चा अगवा होकर दूसरे देश पहुंच जाए या कोई दिमागी रूप से बीमार व्यक्ति भटक जाए तो पुलिस येलो नोटिस के जरिए दुनिया भर से मदद मांगती है कि क्या आपने इसे देखा है। इस नोटिस के जारी होने के बाद इसकी मदद से लापता व्यक्तियों के मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस नोटिस की कॉपीज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भी चिपकाई जाती हैं, ताकि अगर कोई व्यक्ति खोए या किडनैप्ड शख्स के बारे में कोई जानकारी देना चाहे तो आसानी से दे सके। ब्लैक कॉर्नर नोटिस, जब पुलिस को कोई ऐसा शव मिलता है जिसकी पहचान नहीं हो पा रही तो वो ब्लैक नोटिस जारी करती है।
इसमें उस शव के फिंगरप्रिंट्स या डीएनए की जानकारी होती है, ताकि दूसरे देशों की पुलिस बता सके कि क्या ये उनके देश का कोई लापता नागरिक है। हर साल इंटरपोल करीब 150 ब्लैक नोटिस जारी करता है। ग्रीन कॉर्नर नोटिस ये वार्निंग यानी चेतावनी के लिए है। ये उन अपराधियों के लिए होता है जो आदतन मुजरिम होते हैं। मान लीजिए एक आदमी जो अपराध करता है वो जेल से छूटकर दूसरे देश जा रहा है, तो एक देश की पुलिस दूसरे देश को ग्रीन नोटिस के जरिए पहले ही सावधान कर देती है कि भाई संभल कर रहना, ये व्यक्ति खतरनाक है और दोबारा अपराध कर सकता है। बता दें कि इस प्रकार का नोटिस बार बार सेक्सुअल क्राइम्स करने वाले लोगों के खिलाफ जारी किया जाता है। ऑरेंज कॉर्नर नोटिस, अगर कहीं कोई पार्सल बम मिला है, खतरनाक या विस्फोटक सामान, हथियार की तस्करी हो रही है, तो पुलिस ऑरेंज नोटिस के जरिए हम सबको अलर्ट करती है ताकि जान माल का नुकसान ना हो। इस प्रकार का नोटिस फ्रांस सरकार की अपील पर एक वजन कम करने वाली गोली को लेकर जारी किया गया था। आपको बता दूं कि इस प्रकार की सूचना ग्रुप्स और व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समितियों के निशाने पर होते हैं। इंटरपोल ने अभी तक 500 से ज्यादा ऐसे नोटिस जारी किए हैं, जिसमें लश्कर ए तैयबा, तालिबान और अलकायदा जैसे आतंकवादी समूह शामिल हैं। पर्पल कॉर्नर नोटिस ये थोड़ा टेक्निकल है। इसमें मुजरिम का नाम नहीं बल्कि उसके जुर्म करने का तरीका यानी मोडस ऑपरेंडी बताया जाता है। जैसे अगर किसी हैकर ने बैंक लूटने का कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया है, तो इंटरपोल पर्पल नोटिस जारी करके दुनिया को बताएगा कि देखो चोर आजकल इस नए तरीके से चोरी कर रहे हैं, अपने सिस्टम को सुरक्षित कर लो। सुनने में 7 रंगों वाला सिस्टम बहुत मजबूत लगता है, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां हैं। विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे लोग रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद सालों से विदेशों में खुलेआम घूम रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरपोल सिर्फ जानकारी देता है, गिरफ्तारी उस देश के कानून पर निर्भर करती है जहां मुजरिम छुपा है। अगर उस देश के साथ हमारी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी प्रत्यर्पण संधि मजबूत नहीं है, तो मुजरिम को वापस लाना लंबी कानूनी लड़ाई बन जाती है। लेकिन कुछ ऐसे अपराधी भी हैं जो इसी रेड कॉर्नर नोटिस की वजह से भारत वापस लाए गए। इनमें सबसे बड़ा नाम है चार्ल्स शोभराज का। मशहूर बिकिनी किलर चार्ल्स शोभराज के खिलाफ इंटरपोल ने नोटिस जारी किए थे, जिनकी वजह से उसकी पहचान दुनिया भर में उजागर हुई, क्योंकि वो कई देशों में कई अपराध कर चुका था, यहां तक कि तिहाड़ जेल से भाग भी चुका था। अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम, जो 1993 के मुंबई बम धमाकों का मुख्य आरोपी है, सालों तक भारत की पकड़ से दूर रहा। इसी रेड कॉर्नर नोटिस की वजह से पुर्तगाल पुलिस की नजर उस पर पड़ी। 2002 में उसे पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में गिरफ्तार किया गया। फिर लंबी कानूनी लड़ाई हुई और कई शर्तों के बाद 2005 में उसे भारत को सौंपा गया। आज वो भारतीय जेल में सजा काट रहा है। छोटा राजन, जिसका असली नाम राजेंद्र निखलजे है, कभी दाऊद का साथी था और बाद में उसी का दुश्मन बन गया। वो 2 दशकों तक पुलिस को चकमा देता रहा। 2015 में जब वो ऑस्ट्रेलिया से इंडोनेशिया पहुंचा, तो बाली एयरपोर्ट पर उसके पासपोर्ट को स्कैन करते ही सिस्टम में इंटरपोल का रेड फ्लैग आ गया। उसे तुरंत पकड़ लिया गया और कुछ ही दिनों बाद भारत लाया गया। तो इतिहास गवाह है कि कानून से भागना आसान हो सकता है, लेकिन उससे हमेशा के लिए बचना नामुमकिन है। गोवा अग्निकांड के बाद लूथरा ब्रदर्स शायद थाईलैंड में खुद को सुरक्षित मान रहे हों, लेकिन उनके पीछे जारी हुआ ब्लू कॉर्नर नोटिस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उस अंतरराष्ट्रीय जाल की पहली कड़ी है जो अब उनके इर्द गिर्द कसना शुरू हो चुका है। जैसा हमने अबू सलेम और छोटा राजन के उदाहरणों से समझा, विदेश भागने के बावजूद अपराधी को देर सवेर अपने किए का हिसाब देने भारत लौटना ही पड़ा। आज के डिजिटल दौर में, जहां आपका हर कदम, हर ट्रांजैक्शन और हर सफर एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ता है, वहां किसी भी अपराधी के लिए दुनिया की नजरों से ओझल हो जाना लगभग असंभव है। इंटरपोल के ये 7 रंगीन नोटिस ये सुनिश्चित करते हैं कि जुर्म के लिए पूरी दुनिया में कोई भी सेफ हेवन ना बचे। न्याय मिलने में वक्त लग सकता है, प्रक्रिया थोड़ी धीमी और थकाऊ हो सकती है, लेकिन ये तय है कि कानून के हाथ सरहदों से भी ज्यादा लंबे होते हैं। उम्मीद है कि गोवा के पीड़ित परिवारों को भी जल्द इंसाफ मिलेगा और ये भगोड़े कानून की गिरफ्त में होंगे। अगर आपने हाल फिलहाल में इंडिगो की कोई फ्लाइट बुक की है या करने का प्लान बना रहे हैं, तो रुक जाइए और ये वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं। आज यानी 10 दिसंबर को भी इंडिगो की 300 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। हजारों मुसाफिर एयरपोर्ट्स पर परेशान हैं। इसलिए सरकार ने इंडिगो पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए उसको 10% फ्लाइट्स कम करने का आदेश दिया है। अब इस ऑर्डर का क्या मतलब है, और क्या इंडिगो ने जानबूझकर वो टिकट बेचे जब उनके विमान उड़ान नहीं भर सकते थे?
चलिए इसको जानते हैं और समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभी की स्थिति की। तो इंडिगो के पास पायलट्स की बहुत भारी कमी हो गई है। पिछले 8 दिन से लगातार फ्लाइट्स रद्द हो रही हैं। लेकिन 9 दिसंबर को बात तब और बिगड़ गई जब नागरिक उड्डयन मंत्रालय यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इस पर बहुत सख्त फैसला लिया। इससे पहले डीजीसीए ने इंडिगो को शो कॉज नोटिस जारी किया था, जिसका जवाब देने के लिए एयरलाइंस ने और वक्त मांगा है। इस नोटिस को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने इंडिगो से कहा है कि वो अपना विंटर शेड्यूल कम से कम 10% घटा दे। अब आप सोचेंगे कि 10% कटौती क्या है, तो इसे ऐसे समझिए कि अगर इंडिगो दिन भर में 100 फ्लाइट्स उड़ाने का वादा करती थी तो अब उसे सिर्फ 90 ही उड़ाने की इजाजत मिलेगी। ये सुनने में छोटा नंबर लग सकता है, लेकिन एक बड़ी एयरलाइन के लिए एक बड़ी सजा है। अब सवाल आता है कि ये सजा क्यों मिली, इसे पाप की सजा क्यों कहा जा रहा है। सूत्रों से जो खबर आ रही है वो बहुत चौंकाने वाली है। इल्जाम ये लग रहा है कि इंडिगो को पहले से पता था कि उनके पास आने वाले महीनों में पायलट्स की कमी होने वाली है। उन्हें मालूम था कि बहुत सारी फ्लाइट्स वो नहीं उड़ा पाएंगे, लेकिन इसके बावजूद पिछले 4 महीनों में इंडिगो ने कई बार मेगा सेल्स निकाली, जिनमें लोगों को भारी डिस्काउंट पर टिकट बेचे गए। सोचिए, जिस कंपनी को पता है कि वो दिसंबर में फ्लाइट नहीं उड़ा पाएगी, वो अगस्त सितंबर में सस्ते टिकट बेच रही थी। किसको बेवकूफ बना रहे थे ये लोग, और इसका सीधा असर आप और मुझ जैसे आम यात्रियों पर पड़ा। लोगों ने डिस्काउंट देखकर अपनी छुट्टियों और जरूरी काम के लिए टिकट बुक कर लिए, और अब जब जाने का वक्त आया तो फ्लाइट कैंसिल हो गई। ये सिर्फ खराब मैनेजमेंट नहीं है, इसे जानबूझकर किया गया धोखा माना जा रहा है। इसलिए मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। सवाल उठ रहे हैं कि जब पायलट्स नहीं थे तो टिकट क्यों बेचे गए। क्या ये पैसे जुटाने का कोई तरीका था? मुसाफिरों का पैसा तो अब रिफंड हो रहा है, लेकिन जो वक्त बर्बाद हुआ और जो मानसिक परेशानी हुई उसका हर्जाना कौन देगा। कानूनी पछड़े के अलावा इसका असर इंडिगो के मार्केट शेयर पर भी पड़ रहा है। लोग अब दूसरी एयरलाइंस की तरफ देख रहे हैं। वहीं डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने साफ कर दिया है कि अगर आपके पास क्रू नहीं है तो आप फ्लाइट शेड्यूल नहीं कर सकते। सरकार का ये 10% कटौती वाला आदेश इसी बात का सबूत है कि अब हवाई कंपनियों की मनमानी नहीं चलेगी। ये फैसला इसलिए भी जरूरी था ताकि जो लोग टिकट बुक करने वाले हैं वो कम से कम सस्ते टिकट के जाल में ना फंसें। फ्लाइट्स कम होंगी, लेकिन जो होंगी वो कम से कम उड़ेंगी तो सही। तब आगे क्या होगा? फिलहाल इंडिगो के लिए मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। पायलट्स की कमी रातों रात पूरी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि आने वाले कुछ हफ्तों तक और शायद नए साल तक भी फ्लाइट्स में गड़बड़ी जारी रह सकती है। तो अगर आप सफर करने वाले हैं तो घर से निकलने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें। रिफंड के नियमों को ध्यान से पढ़ें, नहीं तो परेशान होना पड़ सकता है। भारत का एविएशन सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन क्या हमारा सिस्टम इस रफ्तार को संभालने के लिए तैयार है? इंडिगो जैसी कंपनी जिस पर देश का आधे से ज्यादा एयर ट्रैफिक निर्भर है, अगर वो ऐसा मिसमैनेजमेंट करती है तो ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि अपराध है। लोगों के भरोसे के साथ खिलवाड़ है। क्या आप अब इंडिगो पर आसानी से भरोसा कर पाएंगे? हमें लिखकर भेजें। खबरें अनकही में अब मैं आपको एक गुड न्यूज बताती हूँ। हमारा यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम फास्ट पेमेंट सिस्टम बन गया है। ये मैं नहीं कह रही, बल्कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने खुद माना है, और ये बात संसद में भी बताई गई। तो चलिए समझते हैं कि इतनी बड़ी बात क्यों है और भारत ने ये कमाल कैसे कर दिखाया। केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में लिखित जवाब देते हुए बताया कि IMF ने अपनी एक रिपोर्ट में ये बात साफ तौर पर कही है। रिपोर्ट का नाम है ग्रोइंग रिटेल डिजिटल पेमेंट्स द वैल्यू ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, जो जून 2025 में आई थी। इस रिपोर्ट में लिखा है कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम के हिसाब से यूपीआई दुनिया का नंबर 1 है, यानी सबसे ज्यादा लेन देन यूपीआई पर ही हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ट्रांजैक्शन वॉल्यूम क्या होता है। इसे समझना बहुत आसान है। मान लीजिए आपने अपने दोस्त को यूपीआई से पैसे भेजे या किसी दुकान पर पेमेंट की, तो ये एक ट्रांजैक्शन हुई। पूरे साल में जितनी बार लोगों ने यूपीआई इस्तेमाल किया, उन सब की गिनती को ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कहते हैं। तो भारत में ये गिनती इतनी ज्यादा है कि पूरी दुनिया में हम टॉप पर हैं। अब सिर्फ IMF की रिपोर्ट ही नहीं, एक और बड़ी रिपोर्ट है जो ACI वर्ल्ड वाइड ने निकाली है। इसका नाम है प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2024। इस रिपोर्ट में भी यूपीआई को नंबर 1 बताया गया है। और आंकड़े तो देखिए, पूरी दुनिया में जितनी रियल टाइम पेमेंट्स होती हैं उसमें से 49% यानी लगभग आधी पेमेंट्स अकेले भारत के यूपीआई से होती हैं। सोचिए,
पूरी दुनिया में आधी पेमेंट सिर्फ हमारे देश से। साल 2024 में यूपीआई पर करीब 12,930 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई। इस संख्या को आप ऐसे समझिए कि हर भारतीय ने औसतन साल भर में 90 से ज्यादा बार यूपीआई का इस्तेमाल किया। चाहे छोटी दुकान हो, बड़ा मॉल हो, सब्जी वाला हो या ऑनलाइन शॉपिंग, हर जगह यूपीआई। तो अब सवाल यह है कि दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर ब्राजील है। ब्राजील की मार्केट शेयर 14% है और वहां करीब 3,740 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई। तो देखिए हम ब्राजील से कितने आगे हैं। तीसरे नंबर पर थाईलैंड है जिसकी मार्केट शेयर 8% है और ट्रांजैक्शंस करीब 2,000 करोड़। यानी भारत ने दुनिया के बाकी बड़े देशों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यूपीआई की सबसे बड़ी खासियत है इसका बेहद आसान होना। किसी को भी पैसे भेजने के लिए आपको बस एक क्यूआर कोड या फोन नंबर या यूपीआई आईडी चाहिए। ना कोई बैंक अकाउंट नंबर, ना कोई आईएफएससी कोड, ना कोई लंबा प्रोसेस। बस स्कैन करो और पे करो। और सबसे अच्छी बात, ये बिल्कुल फ्री है। यही वजह है कि छोटे दुकानदार से लेकर बड़ी कंपनियां तक सब यूपीआई अपना रही हैं। इसके अलावा यूपीआई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, अब तो दूसरे देशों में भी ये काम करने लगा है। सिंगापुर, यूएई, फ्रांस जैसे देशों में इंडियन टूरिस्ट अपने यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। धीरे धीरे पूरी दुनिया यूपीआई को अपना रही है और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की जीत नहीं बल्कि भारत की इनोवेशन की जीत है। एक और बड़ी बात यह है कि यूपीआई ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी बड़ा योगदान दिया है। जो लोग पहले बैंकिंग सिस्टम से दूर थे वो अब डिजिटल पेमेंट्स कर पा रहे हैं। गांव देहात में भी अब लोग यूपीआई से लेन देन करते हैं। इससे पूरी इकोनॉमी को फायदा हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है और लोगों का भरोसा डिजिटल सिस्टम पर मजबूत हो रहा है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। आईएमएफ और दूसरी ग्लोबल एजेंसीज जब भारत के यूपीआई की इतनी तारीफ कर रहे हैं तो साफ है कि ये मॉडल दुनिया भर में अपनाया जा सकता है। हम अपनी टेक्नोलॉजी दूसरे देशों को भी दे सकते हैं और जैसे जैसे यूपीआई का नेटवर्क बढ़ेगा भारत की ग्लोबल इमेज और भी मजबूत होगी। ये सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि डिजिटल इंडिया की ताकत की मिसाल है। तो अगली बार जब आप यूपीआई से पेमेंट करें तो जरा गर्व से सोचेगा कि आप दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट सिस्टम का हिस्सा हैं। और हाँ, ये कमाल सिर्फ टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं बल्कि आप सबकी वजह से हुआ है जो हर दिन यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल इंडिया को और आगे बढ़ाते हैं। मेरे तो घर के पास जो पानी पूरी वाला है ना, उसको भी हम भी, और मैं देखती हूँ कि ज्यादातर लोग पैसे जो देते हैं और 20 या 25 रुपए की एक प्लेट होती है वो यूपीआई से देते हैं। तो 5 रुपए हो या 5,000, यूपीआई ने हर ट्रांजैक्शन कितना फास्ट और रिलायबल बना दिया है। आपने सबसे कम रकम का यूपीआई ट्रांजैक्शन कौन सा किया? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। तो अनकही में आज इतना ही। चलते चलते एक वायरल वीडियो आपको दिखाती हूँ बाइकर दादियों का। उम्र भले ही इंसान की रफ्तार धीमी कर दे लेकिन अगर जीने का जुनून हो तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है अहमदाबाद की मंदाकिनी शाह जो 87 साल की उम्र में अपनी बहन उषा शाह को लेकर स्कूटर पर निकलती हैं। अहमदाबाद की 80 साल की बाइकर दादियां इंटरनेट पर छाई हुई हैं। इनके जज्बे ने सबका दिल जीत लिया है। दोनों साइड कार वाला स्कूटर लेकर अहमदाबाद के व्यस्त ट्रैफिक में सहजता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती हैं और रास्ते में आनंद के पल बिताती हैं। और जब लोग उनसे पूछते हैं कि 87 साल की उम्र में स्कूटर क्यों चलाती हैं तो वो मुस्कुरा कर कहती हैं, क्यों नहीं, उन्होंने 62 साल की उम्र में स्कूटर चलाना सीखा था और हमेशा से अपनी आज़ादी को बहुत महत्व दिया है।